हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। यहाँ पर हम शुरू करेंगे पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। इवन अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसा कि आपको पता है कि मान लो अगर अपना जो भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट अब आप सभी को पता है क्या होता है। उस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं और वो हमेशा नेगेटिव चेंजेस होते हैं। ठीक, नेगेटिव चेंजेस किस किस फॉर्म में, या तो फिजिकल फॉर्म में हो, या फिर उसके केमिकल फॉर्म में हो, या फिर उसके बायोलॉजिकल फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से जिसका एडवर्स इंपैक्ट या तो हम जैसे ऑर्गेनिजम्स पे पड़े, मतलब ह्यूमन बींग्स पे पड़े, या फिर दूसरे पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी हैं उनके ऊपर अगर हार्मफुल केसेस उनके ऊपर आते हैं तो वो होगा हमारा पोल्यूशन। ठीक है, और नॉर्मली देखा जाता है कि पोल्यूशन जो है वो नेचुरल फैक्टर से भी आता है और मैन मेड फैक्टर से भी आता है, दोनों से ही आता है। तो इसीलिए कभी भी इस बारे में आप कंफ्यूज नहीं होगे कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि केवल और केवल मान लो ह्यूमन फैक्टर से ही आता हो, तो ऐसा नहीं है। दोनों एजेंट्स जो होते हैं ना पॉल्यूटेंट्स वाले, वो दोनों ही फैक्टर से आते हैं। अब पॉल्यूशन किन किन टाइप्स के हो सकते हैं, देखो बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। एक तो एयर पॉल्यूशन हो सकता है, हवा में कोई भी प्रदूषण होगा तो एयर पॉल्यूशन होगा। नॉइस में कुछ भी अगर दिक्कत होती है, एक पर्टिकुलर हियरिंग साउंड, हमारा जो ह्यूमन ईयर है ना उसकी एक क्षमता है कि इतना डेसिबल तक ये साउंड सुन सकती है, उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाती है। तो इस तरीके से हर जानवरों के लिए भी आप देखोगे तो अलग अलग हियरिंग कैपेसिटीज होती हैं। तो इसलिए अगर उससे ऊपर कोई भी साउंड आता है तो वो अपने आप में नॉइज कहलाता है। ठीक है, या फिर कोई भी अनप्लीजेंट साउंड होना, वो भी नॉइज पोल्यूशन के अंदर में ही आएगा। तीसरा है वाटर पोल्यूशन। वाटर में जितने भी गंदगी होती है, आप देखते होगे इंडस्ट्रीज के जो भी आउटपुट होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। कभी कभी हमारे यहां से भी होम हाउसेस से के भी कुछ डिस्पोजल्स होते हैं, उनको हम लोग बिना ट्रीट किए हुए पानियों में बहा देते हैं। तो ये सब जो है वाटर पोल्यूशन के लिए। सॉइल पोल्यूशन के लिए हमने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, ज़मीन को या फिर जला देते हैं वहाँ पे, या फिर कचड़े फेंक देते हैं, जैसे लैंड फिलिंग वगैरह की बात, तो वो सब भी एक सॉइल पोल्यूशन का जरिया है। थर्मल पोल्यूशन, आजकल एक नया पोल्यूशन है थर्मल पोल्यूशन, जो कि एक्स्ट्रा हीट की वजह से होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ पावर प्लांट्स होते हैं, मान लो, जो कि वहां पर बड़े बड़े बॉयलर्स लगे होते हैं, तो वहां पर आप देखोगे नॉर्मली टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां के भी आसपास में एडवर्स इंपैक्ट्स पड़ता है उस टेम्परेचर के चलते, तो वो थर्मल पोल्यूशन होता है। इसके अलावा रेडिएशन पोल्यूशन होता है, मतलब कि कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनके चलते वो जब रेडिएट करते हैं ना तो वो सीधे हमारे शरीर से होकर गुजरता है। अब इसमें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि इसमें अल्फा, बीटा, गामा ऐसे 2-3 रेज होती हैं। तो सबसे हार्मफुल रेज गामा होती है, और गामा जो है ना हमारे शरीर को समझ लो काफी नुकसान पहुंचाती है इस रेडिएशन के चलते। तो हमने बताया कि इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ भी चेंज हो जिसकी वजह से हमारे जैसे लोग या फिर कोई भी जीव जंतु हैं उनको अगर परेशानी होती है, उसका हार्मफुल इफेक्ट दिखता है, तो वो पॉल्यूशन कहलाएगा। और किस कैटेगरी का पॉल्यूशन है वो ये देखने पे मिलेगा कि आखिरकार किससे प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से वो पॉल्यूशन फैल रहा था, इसलिए इसको रेडिएशन पॉल्यूशन बोलेंगे। सिंपल सी बात थी बिल्कुल। अब देखो कि जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है इसको कंट्रोल करने के लिए ना इंडिया की गवर्नमेंट ने काफी बढ़िया काम किया है, और इसके लिए एक एक्ट का गठन हुआ था 1986 में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसके वजह से हमने क्या देखा है कि इसके अंदर फिर हम लोग एयर, वाटर, सॉइल इन सबको ट्रीट करने की बात करते हैं कि भाई अगर आपको गंदगी बाहर करनी भी है तो आप एक काम करो, उसको पहले ट्रीट करो, उसको रिसाइकिल कर सकते हो तो रिसाइकिल कर लो, प्लास्टिक का यूज कम करो, वाटर में डायरेक्टली इंडस्ट्री से बाहर निकलने वाली गंदी चीजें उसमें ना सीधे बहा दो, उसको पहले ट्रीट करो फिर उसको पानी में बहाओ। तो इस तरीके से बहुत सारे नियम कानून इस एक्ट के अंदर में बना दिए गवर्नमेंट ने, जिसके चलते हमारे पॉल्यूशन लेवल में कमी देखने को मिलनी तो चाहिए थी लेकिन मिल नहीं पा रही है, क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेजेस ऐसे होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हमेशा ये वाली प्रॉब्लम लगी रहेगी कि उनके पास इतना कुछ करने को होता है जिसकी वजह से वो लोग अपने पोल्यूशन लेवल को बहुत मुश्किल से कम कर पाते हैं। तो इसीलिए इंडिया भी उसमें से एक आता है, और इसीलिए पोल्यूशन लेवल इंडिया में भी काफी ज्यादा है। हमने डिस्कस भी किया था कि 30 सबसे मोस्ट पोल्यूटिंग सिटीज में से 20 से भी ज्यादा सिटीज इंडिया के अंदर में आते हैं। तो इसीलिए इंडिया में पोल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा है। अब देखो यहां पर पॉल्यूटेंट्स के टाइप्स देखते हैं। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जिनसे पॉल्यूशन फैलता है उनको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, सिंपल सा मतलब है। अब ये है ना, 2 तरीके से हो सकते हैं पॉल्यूटेंट्स। एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब जो भी मान लो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होंगे, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल से इसका मतलब ये है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक किए जा सकते हैं। ठीक है, और
ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये हमें बहुत ज़्यादा हार्म करती नहीं है, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुँचाती हैं। और अगर हम सिंपली इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ होते हैं, जैसे मान लो फंजाई है या फिर कोई बैक्टीरिया है, उसके यूज से हम लोग इनको डिग्रेड कर सकते हैं। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, देखो कोई भी पॉल्यूटेंट है तो वो हमेशा ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस हिसाब से होता है कि वो अगर इन्वायरमेंट में पड़ा रहेगा तो वो इन्वायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करेगा, मतलब कुछ बुरा प्रभाव डालेगा। लेकिन अगर उसको हम लोग सिंपलर फॉर्म में छोटा छोटा तोड़ देते हैं, और ये तोड़ने की प्रक्रिया करता कौन है हमारे लिए, ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया फंजाई ये लोग होते हैं ना, ये सब काम करते हैं ये। तो ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं उनको छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में तोड़ने की कैपेबिलिटी अगर इस वाले फॉर्म में कॉम्प्लेक्स में है कि ये टूट जाएगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। और इनमें बायोलॉजिकली हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से या फिर फंजाई या फिर और भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होंगे उनकी मदद से हम लोग इसको छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में तोड़ सकते हैं, जो कि बाद में कुछ सालों में अपने आप गायब हो जाएगा या फिर मिट्टी में मिल जाएगा या फिर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। अब आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे, इसका जस्ट ऑपोजिट, जो कि ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होंगे जिनको अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर से अगर इनको हम लोग तोड़ने की कोशिश करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सक्षम नहीं है इनको तोड़ने के लिए। देखो और कोई प्रोसेस है भी नहीं कि हम इनको तोड़ सके, तो इसीलिए इनके एक्शन से जब नहीं टूटते हैं तो ये इन्वायरमेंट में ऐसे कैसे ही बने रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि प्लास्टिक की थैलियां। तो प्लास्टिक की थैलियां जो होती हैं वो कभी भी सिंपलर फॉर्म में टूट नहीं सकती हैं, वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ही देखने को मिलेंगी हमेशा हमेशा के लिए। अब उनको जला दोगे तो एयर पोल्यूशन होगा, जमीन के अंदर कर दोगे तो सॉइल पोल्यूशन होगा। तो हर तरीके के पोल्यूशन वो लोग लेके आते हैं अपने साथ, अगर बना लिया गया है तो पोल्यूशन उनके साथ आएंगे। इसके बाद जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, इसीलिए ये लोग नेचुरली हम इनको रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। ठीक है, इनको नेचुरली रिसाइकिल कर सकते हैं लेकिन इनको नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जितने भी होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है मान लो कि हमारे घर के किचन से सब्जी के छिलके निकलते हैं, फ्रूट्स के छिलके निकलते हैं, तो ये अपने आप में हमारे लिए तो वेस्ट है। लेकिन क्या होता है कि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होने के कारण अगर इनको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से इनको छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया जाए तो ये मेन्योर का काम करते हैं। ठीक है, मेन्योर एक प्रकार का खाद होता है जो कि हमारे प्लांट के ग्रोथ को अच्छी लाइफ प्रोवाइड करता है, उसको फास्ट ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, ऐसी कुछ चीजें। ठीक है, तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक्चुअल में हम लोग मेन्योर वगैरह में काफी अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखो कि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन ये वाले तो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि बायोडिग्रेडेबल में एग्जाम्पल है आपका कागज जो होता है, क्योंकि पेपर पल्प से बनता है, और जैसे कि बहुत सारे पेड़ होते हैं उनके पल्प से पेपर बनता है। लेटेक्स, पेपर, ये सारी चीजें जो है ना नेचुरल लेटेक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो वो फिर काउडंग, वुड क्रम्बल्स, इनके अलावा आप देखोगे कि क्लॉथ वगैरह जो होते हैं या फिर एग्रीकल्चर के रेसिड्यूज होते हैं, हमारे फीकल मैटर्स होते हैं या फिर यूरिन जो होती है, हमारे डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं वो जैसे कि मैंने बताया, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, हड्डियां हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ठीक है, ये अपने आप में बायोडिग्रेड मतलब आराम से डिग्रेड हो जाते हैं। लेकिन ये जो है इनमें ऐसी बात होगी नहीं, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, बैग्स आते हैं, सिंथेटिक फाइबर आएंगे, या फिर एल्यूमिनियम के कैंस आते हैं, पॉलीथीन, डीडीटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है जिसका असर किसके ऊपर देखने को मिलता है, बर्ड्स के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो भी हम लोग मान लो पेप्सी, कोक, इन सबको ग्लास में पीते हैं या फिर बॉटल्स में पीते हैं या फिर एल्यूमिनियम के कैन में पीते हैं, तीनों के तीनों ही समझ लो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स उनमें बनते हैं। इनके अलावा जो भी हम मान लो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ये सब भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे कि मरकरी है, जिंक है, लेड है, आर्सेनिक है, ये सब के सब कहां से आएंगे, ये सब यहीं पर रहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर हम इनको काउंट करेंगे और यही पॉल्यूशन करते हैं। आज के लेक्चर में बस इतनी ही थी। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।